सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था माइंड के बारे में। तो माइंड के बारे में सिगमंड फ्रॉइड की एनालिसिस थी। उन्होंने 3 लेवल्स पे उसको कैटेगराइज किया: द कॉन्शियस माइंड, द प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। तो इसको आप ऐसे समझे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, आई एम वेरी ब्रेव। So bravery is a key trait of that person. तो जो व्यक्ति कहता है कि मैं बहादुर हूं, तो 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि वो बहादुर नहीं है, क्योंकि हम जो हैं उसके बारे में हमें अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा काम अपने आप बोलता है बिना कुछ कहे। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या है, इसको सिचुएशंस में आप डाल दीजिए। तो उस सिचुएशन में ये जो करेगा वही इसका सत्य है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम अनकॉन्शियस माइंड में हैं, जो हमारी रियलिटी है, जिसे हम मैनिपुलेट करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई अगर किसी से कुछ बात निकलवानी हो तो उसको आप थोड़ा बेहोश कर दें। जैसे कई बार ड्रिंक्स वगैरह करा देते हैं तो उसमें आदमी अंदर का जो सच है वो बता देता है, क्योंकि ये जो कंट्रोल वाला मामला है ये कॉन्शियस माइंड में होता है खाली, और उसी में आप झूठ बोल सकते हैं, उसी में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझते हैं। रफली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो इसमें जो फ्रंटल लोब है सेरेब्रम का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो झूठ हम बोलते हैं, जो मैनिपुलेशंस करते हैं, जो सोचते विचारते हैं, ये सारा फ्रंटल पार्ट की वजह से होता है। आपने सुना होगा लाई डिटेक्टर मशीन या नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट का मैकेनिज्म यही है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उसकी वजह से हमारा ये जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, उसमें सडन फ्लक्चुएशन आता है, और उस फ्लक्चुएशन को आप एक मशीन से कनेक्ट करें तो पकड़ा जा सकता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अभी लेटेस्ट इसमें एक और टेक्निक आई है जिसको EEG कहते हैं। तो EEG में क्या है, आपके ब्रेन का पूरा एक मैप कंप्यूटर में बन जाता है और उसमें न्यूरल कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका जो ये फ्रंटल पार्ट है इसमें न्यूरल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो आप कंप्यूटर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दे तो वहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज चीज़ें बहुत अलग लेवल पे हैं। कोई भी किसी की बातों पर यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता, केवल काम पे भरोसा करता है, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम जो अपने मुंह से मान लीजिए 100 बातें कर रहे हैं तो 99 बातें उसमें से झूठ होती हैं, केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती हैं, केवल स्वयं को एक सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए या एक पीयर ग्रुप में एडजस्ट करने के लिए होती है। तो सामान्यतः कोई व्यक्ति सच बोलता नहीं, और जो व्यक्ति सच बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते, उसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हर कोई उसको सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए लोग झूठ बोलने पर विवश होते हैं ताकि उन्हें तकलीफ ना उठानी पड़े, कष्ट ना सहन करना पड़े। लेकिन सत्य विराट है, आप चाहें या ना चाहें, भीतर बैठी जो चेतना है वो भी जानती है कि सत्य क्या है। तो बहुत ज़्यादा समय तक सच को छुपाया नहीं जा सकता। तो मैं इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोलता है कि झूठ बोलता है। तो अब इसके साइंटिफिक तरीके भी हैं। तो झूठ बोलना, उससे कोई बहुत महान काम अचीव नहीं हो पाता लाइफ में, मैंने अनुभव किया है। और there is a certain saying about this. It goes like, great things are not created by impulse, but by joining together small things. So this statement itself tells that lying is not a solution to the problems. Lying is a temporary relief, but in long term, truth pervades. However hard you try, however smart you try to manipulate things, but you cannot defeat the truth. Truth can be made to suffer. हिंदी में कहा जाता है कि सत्य को आप विचलित कर सकते हैं बट उसे पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो झूठ है वो केवल कल्पनाओं में होता है, उसका कोई
ठोस आधार नहीं है और सत्य ठोस होता है, वो एकदम चुभता है दिल पे। इसलिए आपने देखा होगा जो सच बोलता है व्यक्ति, उसकी ना तो समाज में कोई इज्जत होती है, ना ही कोई उसके पास बैठना पसंद करता है, क्योंकि सब लोग एक काल्पनिक झूठी दुनिया में मग्न हैं और जब उनकी कल्पनाएं टूटती हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाते और इसलिए वो झूठी दुनिया में ही अपने व्यस्त रहना चाहते हैं। और ये कोई आवश्यक भी नहीं है। प्रकृति ने जो चेतना हमें प्रदान की है, तो हर व्यक्ति के लिए मेरे अनुभव के आधार पर उसका लक्ष्य अलग अलग है। तो एक सामान्य व्यक्ति जीवन में केवल खाने पीने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही पैदा होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। और तो उसकी जो अंदर प्रक्रियाएं हैं उनका मूल आधार भी यही है कि खाएं पिएं और जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। वो इसी विषय में 3 विषय ही सोचता रहता है और उसी में उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ चेतनाएं विशिष्ट होती हैं, उनका लक्ष्य विशिष्ट होता है, तो वो भौतिकता से परे सोचने में सक्षम होती हैं, वो जीवन के पराभौतिक आयामों के विषय में चिंतन करने में सक्षम होती हैं। और ये अपने आप से आपको अनुभव हो सकता है। आपके भीतर कुछ है जो लगातार आपका मार्ग प्रशस्त करता रहता है कि आपके जीवन का ये उद्देश्य है। और जब तक आप उस दिशा में केंद्रित नहीं होंगे तब तक ये अंदर का जो आपका ऑटोमेटिक जीपीएस सिस्टम है, ये आपको एक सर्टेन तरीके से काम करने पे विवश कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। जैसा मैंने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे ऊर्जा देती है, जो मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करती है कि मैं मौलिक काम करूं। और तो ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। कोई ऐसी पराभौतिक सत्ता अवश्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था जिसके निर्देश तंत्र में ही होती है और सभी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। तो अवश्य ही कोई ऐसी पराभौतिक सत्ता मौजूद है और उसी जो पराभौतिक सत्ता है उसी का नाम परब्रह्म है। परब्रह्म वेदांतिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार परब्रह्म है। शिव पुराण के अनुसार महादेव हैं जो अनादि और अनंत हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी हैं। तो इसमें मतभेद हो सकता है, नाम में मतभेद हो सकता है, परंतु ऐसी कोई भौतिक पराभौतिक सत्ता अवश्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। परंतु मेरा जो अनुभव है वो पराभौतिक सत्ता मात्र आवृत्तियों का खेल है। जैसे आपको पता होगा, यदि सबसे सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करें तो कोई भी भौतिक पदार्थ अंत में रश्मि या स्ट्रिंग जिसको कह देते हैं उस स्ट्रिंग पे ख़त्म हो जाता है। यही सबसे मौलिक तत्व है प्रत्येक भौतिक पदार्थ का। और इन रश्मियों की या इन स्ट्रिंग्स की एक कंपन आवृत्ति होती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट करती हैं, ये ऑसिलेट करती हैं। और ये कंपन आवृत्ति अलग होती है हर विषय वस्तु की, जिनके कारण वस्तुएं अलग हैं। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि मौलिक अंतर, विभिन्नताओं का जो मौलिक कारण है वो आवृत्ति में परिवर्तन या आवृत्ति में भिन्नता है। और यदि सारी आवृत्तियां एक हो जाएं, एक ही आवृत्ति पर पूरा ब्रह्मांड चले, तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक हो जाएगी, जो हमें परम शून्य या परब्रह्म अवस्था की दिशा में प्रेरित करता है सोचने के लिए। अब प्रश्न ये है कि जो ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतनी भिन्न विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं क्यों हैं? तो इस विभिन्नता का कारण आवृत्तियों में परिवर्तन है। तो मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ, एक ऐसा ब्रह्मांड में एक ऐसी व्यवस्था संचालित है जिसके अनुसार आवृत्तियों में भिन्नता लाई जा सकती है और आवृत्तियों में भिन्नता ही भिन्नता का मूल कारण है। अतः यदि किसी को परिवर्तित करना हो, आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो उसका पहला मूल नियम है अपनी आवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। शेष अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।